हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर। हाँ, फिजिक्स एक्सपर्ट आराध्या क्लासेस वाले। यस, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले 7 लेक्चर डाल दिए मैंने, 7 वीडियोस प्लेलिस्ट में देख ले तू। उसका टॉपिक था मैग्नेटिक फोर्स। मतलब 7 वीडियो के अंदर तरह तरह के फोर्स की बात हुई। फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे कैसा लगता है, करंट कैरिंग वायर पे कैसा लगता है, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, फिर लास्ट में साइक्लोट्रॉन भी देख लिया। तो फोर्स सब डिटेल में समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे फोर्स पे 7 लेक्चर लगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी 5-7 लेक्चर तो लगेंगे। ठीक है, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक में हमारा पहला ही क्वेश्चन आज का बनता है बायो सावर्ट लॉ। शायद इसी पे पूरा लेक्चर अपन खत्म कर देंगे। बायो सावर्ट लॉ क्या है? बायो सावर्ट लॉ कौन थे ये? एक्चुअली तूने फ्रांस का डिक्टेटर नेपोलियन सुना नाम? वो नेपोलियन, फ्रांस के डिक्टेटर नेपोलियन से स्टोरी स्टार्ट तेरी करता हूँ। हाँ, उस वक्त नेपोलियन की वजह से फ्रांस बहुत खुश था, मतलब क्योंकि उसने सारी आर्मी विक्टरीज करी थी। आर्मी विक्टरीज कौन कौन से देश पे? जैसे ये ग्रेट ब्रिटेन पे विक्टरी किया था, इसने जीत गया था ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, फिर प्रूशिया, फिर ऑस्ट्रिया, ऐसे 5-6 कंट्रीज पे इसने नेपोलियन ने विक्टरी की थी। उसी नेपोलियन की जो आर्मी थी ना, उस आर्मी में मेडिकल सर्जन थे ये सावर्ट। यस, बायो एंड सावर्ट, 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज, जीन बायोट एंड फेलिक्स सावर्ट। यस, ये मेडिकल सर्जन थे। हम इस पे बात करेंगे, इस पे आप खुद सर्च कर सकते हो। ठीक है, मेडिकल सर्जन इन नेपोलियंस आर्मी हॉस्पिटल्स, मेडिकल सर्जन थे। फिर लेटर उसका जो हिज इन्वॉल्वमेंट वॉज इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने अपना सारा इन्वॉल्वमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में लगाया, मेडिसिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको मज़ा नहीं आता था, फील नहीं होता था, तो अपना अपना चॉइस है रे। हाँ, तो उन्होंने अपना सारा इंटरेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को साइंटिफिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के साथ जोड़ा, तो वहाँ से वो कहलाए मैथमेटिशियन। क्या कहलाए? मैथमेटिशियन। ये बायो सावर्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, ए सावर्ट ओनली, मैथमेटिशियन कहलाए। फिर क्या हुआ कि वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स को ज़्यादा पढ़ने लगे, पेशेंट्स को अवॉइड करने लगे, पेशेंट्स को टाइम नहीं देते थे। तो उन्होंने अपने आप ही फिर मेडिकल फील्ड छोड़ ही दिया कि मैं पेशेंट को टेस्ट ही नहीं कर पाऊँ, चेक ही नहीं कर पाऊँ, उससे बेटर उनको छोड़ दो इस फील्ड को। और वो अपना सारा वक्त मैथमेटिक्स और फिजिक्स के पीछे देने लगे। अब एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, ये सब कब की बात है पता है? ये समझना 1791 टू 1841 में तो डेथ हो चुका था इनका, 50 ईयर का लाइफ था। और ये जब मेडिकल सर्जन थे ना, वो मेड्स में थे। मेड्स लगभग एट द एज ऑफ 17 वो लग चुके थे एज ए डॉक्टर। 17-18 साल की उम्र में एज ए डॉक्टर लग चुके थे। फिर वहीं पे पढ़ाई किया और सर्जन बन गए। ठीक है, अब एक्चुअली हुआ क्या, अपने 1820 में आप जानते हो ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट आया। ये जो लेक्चर नंबर 8 है ना, वैसे मेरा लेक्चर नंबर 1 भी है इसी चैप्टर में। उस लेक्चर नंबर 1 में ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पे पूरा थियरी है। हाँ, वही ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट इन्होंने पढ़ा और उसके बारे में क्यूरियोसिटी हुआ। ये ऑस्टर्ड ने क्या बोला था कि ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, तो वायर अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये बात जैसे ही पब्लिश हुई, सावर्ट ने उस चीज़ को पकड़ लिया कि ठीक है ऑस्टर्ड साहब, मैग्नेटिक फील्ड पैदा तो होता है, लेकिन कितना टेस्ला होता है, कौन से डायरेक्शन में होता है, अंदर होता है, बाहर होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, क्या होता है, कितना होता है, वो जानने में मेरी दिलचस्पी है। मैं आ रहा हूँ बायो के पास। फिर वो अपने दोस्त बायो के पास निकल लिए मिलने। फिर इन्होंने और बायोट ने मिलके
जॉइंट रिसर्च की, इसलिए दोनों को क्रेडिट जाता है, बायो सावर्ट। अच्छा, बायो ऑलरेडी जीन बायो ऑलरेडी फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में काम कर रहे थे, इन्होंने उनको जाके ज्वाइन किया। ठीक है, यस। तो ऑस्टर्ड के अकॉर्डिंग करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। बायो सावर्ट ने ये ढूंढ के निकाला कि एग्जैक्टली कितना टेस्ला होता है, 5 टेस्ला, 2 टेस्ला कितना, और डायरेक्शन क्या होता है, वो ढूंढ के इन्होंने निकाला, वही है बायो सावर्ट लॉ। अच्छा, ये कुछ तेरी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तुझे पता तो होना चाहिए कि हिस्ट्री कहाँ क्या कर रहा है। जैसे हिटलर, जर्मनी का डिक्टेटर, हाँ, हिटलर के टाइम पे सर आइंस्टाइन पैदा हुए थे उसी देश में, और फिर जर्मन छोड़ के भाग गए थे आइंस्टाइन बाबा अमेरिका, हिटलर के डर से, है ना। तो स्टोरी कनेक्ट होना चाहिए, हमको फील होना चाहिए कब क्या हो रहा है। वैसे ही नेपोलियन, हाँ, उसके वक्त ये बायो सावर्ट का जन्म था फ्रांस में। ठीक है, चलो ओके। तो अब हिस्ट्री से बाहर निकलते हैं और ऑस्टर्ड का बताया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आज पता करते हैं बायो सावर्ट लॉ से। ओके, चलो, ये सब कब हुआ था रे? हमारे यहाँ तो 1857 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। मंगल पांडे झांसी की रानी, 1857। और 1857 से पहले तो ये तो चल भी बसे थे, फेलिक्स सावर्ट तो चल बसे थे, उससे पहले रिसर्च करके निकल लिए थे। सोच वो लोग कितने एडवांस थे साइंस में, है ना। ठीक है, लेकिन ज्ञान सब हमारा ही था। चल, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कोई पढ़ना तो पता चलेगा कि कौन सा ज्ञान कहाँ बढ़ गया। हाँ, चल अभी हम फिजिक्स पे बात करते हैं। बायो सावर्ट लॉ क्या लॉ है? वही, जैसे देखिए एक कंडक्टिंग वायर है, समझ, ये रहा कंडक्टिंग वायर है, वायर को नाम दे दे कुछ भी एक्स वाई। ठीक है, अब इस कंडक्टिंग वायर में एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते, करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है आई, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते अपन, चलो, छोटा सा स्मॉल पीस, स्मॉल टुकड़ा, जिसका खुद का लेंथ क्या है, dl, और इसमें से करंट क्या पास हो रहा है, I। तो पूरा एलिमेंट का नाम रख देते हैं IDL। यस, इस आइडियल करंट एलिमेंट की वजह से इधर r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये डायरेक्शन है, बाद में बताऊंगा कैसे इनवर्ड है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ से एंगल भी बना देते हैं, थीटा, ये आइडियल का डायरेक्शन है। हाँ, आइडियल इधर जाना है, यस। सीन समझ में आया? ऑस्टर्ड ने तो बोला था ना कि करंट कैरिंग वायर है, ऐसा, जैसे ऑस्टर्ड के अकॉर्डिंग ये रहा वायर, वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वही तो किया ना, ये वायर का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, उसके सराउंडिंग इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो जानने में अपना इंटरेस्ट है, सिंपल। हाँ, तो इसका फॉर्मूला दे दिया था उन लोगों ने, ये रहा, दिस स्मॉल एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड इज μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये फॉर्मूला दिया था बस। तो इस सिचुएशन को एक लॉ के रूप में लिख दो, हो गया काम। तो बताऊं कैसे लिखेंगे, देख, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल स्मॉल करंट एलिमेंट एट डिस्टेंस r with respect to this element is given by this equation। कहता हूँ इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से उसके रिस्पेक्ट में r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन से हम दे सकते हैं, यही लॉ है। अरे लिख दे, आ गया तेरे को, देख, चल, बायो सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल एट r distance with respect to ideal is given by dB is equals to μ0 upon 4 pi आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब, इक्वेशन खत्म।
ये पूरा लॉ है, इक्वेशन भी लॉ के अंदर ही लेना है। हाँ, आया मजा? बायो सावर्ट लॉ क्लियर है। चल अब थियरी को थोड़ा लंबा करना है ना, तो थियरी लिखना है तो आगे चलते भी तो बहुत है बायो सावर्ट में, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल के लाया। देख यहाँ पॉइंट ऐसा डाल सकते हैं क्या कि इन फिगर अ वायर एक्स वाई, करंट कैरिंग वायर एक्स वाई ऑफ आर्बिट्ररी शेप, कुछ भी शेप का, इज शॉन। हाँ, इन फिगर अ करंट कैरिंग वायर of arbitrary shape xy is shown। एक और पॉइंट ले ले, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू आइडियल इज dB। हाँ, आइडियल की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या नाम दिया है? dB। तो चलो लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू आइडियल इज dB। यस, अब ये लॉ डायरेक्ट नहीं आया, पहले हम क्या करते हैं, इस dB का कनेक्शन उन लोगों ने सर्च किया कि dB किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। dB करंट पे कैसे डिपेंड करता है, dB DL पे कैसे डिपेंड करता है, साइन थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, ये सारा उन्होंने बनाया। फिर उन सबको क्लब किया और ये इक्वेशन बना। तो देख बताता हूँ dB किन किन चीज़ों पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। चल रहा, आजा देख, ये रहा अपना dB, ठीक है। dB किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? सबसे पहला, dB करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, फिर dB DL के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, फिर dB साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, फिर dB आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी रिलेशन बना है dB ने, इन लोगों ने dB का करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इन सबको क्लब करेंगे तो हम कैसे लिख पाएंगे? तो चला जाए इधर, बाय क्लबिंग दीज वी गेट, क्या मिलता है हमको? तो चल लिखते हैं, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IDL साइन थीटा, सबको क्लब कर दो, IDL साइन थीटा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? अब एक काम कर दोस्त, इसमें ना ये IDL साइन थीटा तो है, मना नहीं कर रहा हूँ, है बिल्कुल है, आर स्क्वायर भी है, एक एक आर एक्स्ट्रा डाल दे। ये डाला, ठीक है। अब कैसा दिखेगा? तो अब ऐसा दिखेगा, IDL, रुक, नीचे हो जाएगा आर क्यूब, और देख ये DL आर साइन थीटा। अब मुझे साइन थीटा नहीं लिखना है तो क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना। हाँ, तो DL क्रॉस आर, देख कुछ कुछ तो मिल गया, मिला। अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा देते हैं, ये IDL क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया तो इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया μ0 अपॉन 4 पाई। फाइनली आंसर अपना आ गया। लेकिन आंसर आने के साथ कुछ नई चीज़ें लेकर आया है जिनको हम पहले नहीं पढ़े कभी। जैसे μ0 है, ये तो कोई पढ़ा ही नहीं पहले, फर्स्ट टाइम आया है, 12th में दे रहे। हाँ, तो μ0 क्या है सर, इस पर बात करना चाहिए, 2-3 पॉइंट उसको देना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तू ε0 पढ़ा था ना, हाँ, उसका वैल्यू क्या था? 8.85 10⁻12 समथिंग था। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कांस्टेंट यूज होता था। इसको हम बोलते थे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, याद है ना? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जैसे ये है परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, क्या नाम है इसका? परमीएबिलिटी
एबिलिटी ऑफ वैक्यूम। चल पहले इसको बोल देते हैं, ये म्यू 0/4 क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब उसमें स्पेशली म्यू 0 क्या है? तो परमी एबिलिटी ऑफ वैक्यूम। यस, जैसे इसका वैल्यू फिक्स है वैसे इसका भी वैल्यू होगा। यस फिक्स है, डेफिनेटली ये रहा, इसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। फिर इसका यूनिट बनाना पड़ेगा। चल एक काम कर, इसका यूनिट तो बनाता हूँ। इसका यूनिट तुझे याद है? याद है ना? तो ईमानदारी रख और कमेंट में लिख कि हाँ सर एप्सिलॉन 0 का यूनिट ये होता है। पता नहीं क्या होता है, कुछ तो होता होगा, कूलम स्क्वायर, न्यूटन कुछ है उसमें, मीटर कुछ है, पता नहीं क्या है। चल लिख कमेंट में। हाँ चल इसका यूनिट बनाते हैं म्यू 0 का। देख कैसे बनाएंगे, और थोड़ा रफ स्पेस चाहिए, नहीं चाहिए इधर ही बना देते हैं। ये हो गया अपना, इधर दिख रहा है कैमरा में, ये हो गया टेस्ला। म्यू 0 तो चाहिए अपने को। 4 पाई का तो यूनिट होता नहीं। आई मीन्स एम्पियर, डीएल मीन्स मीटर, आर मीन्स मीटर और नीचे मीटर क्यूब, ये गॉन मीटर। तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ये हो गया म्यू 0 का यूनिट। टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन मान ले एग्जाम में इसका यूनिट म्यू 0 का परमीएबिलिटी का यूनिट न्यूटन के फॉर्म में पूछा तो तुझे टेस्ला हटा के यहाँ पे न्यूटन को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तुझे टेस्ला और न्यूटन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तुझे है, सिर्फ याद दिलाना पड़ता है यार। तुमको इंफॉर्मेशन है, इसी चैप्टर में तो पढ़ा है, पिछले वीडियोस नहीं देखे क्या? देख बताता हूँ। F इज इक्वल्स टू QVB, जानते हैं फॉर्मूला। F मीन्स न्यूटन, ये हो गया चार्ज मीन्स एम्पियर इंटू सेकेंड, ये वेलोसिटी तो मीटर अपॉन सेकेंड, ये B मीन्स टेस्ला, सेकेंड कौन? तो टेस्ला क्या हो रहा है? न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। हो गया ना टेस्ला? लगा दे टेस्ला की जगह पे तो यूनिट न्यूटन के फॉर्म में आ जाएगा। समझा? तो ये भी प्रिपेयर कर, इसको भी, टेक्निक को याद रख। रट्टा क्या मारना, मुझे याद थोड़ी था, मुझे अभी भी याद नहीं है। हाँ लेकिन मुझे ये पता था कि न्यूटन और टेस्ला के बीच में ये कनेक्शन है इस फॉर्मूले से, है ना? यस, मजा आ रहा है? चल तो कमेंट में ना तू इसका MLT भी डाल दे, देखते कैसा डालता है MLT। डालना, देखते तेरी ईमानदारी, तू कितना होशियार है। नहीं डालेगा तो क्या फ़र्क पड़ना है, मेरा वीडियो बहुत बच्चे देखते हैं। लेकिन जो कमेंट में डालता है ना ऐसा कुछ, एप्सिलॉन 0 का यूनिट, म्यू 0 का MLT, तो वो बच्चा मेरी नज़र में आता है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ सबकी और मोस्ट ऑफ द कमेंट्स पे रिस्पॉन्स देता हूँ, ठीक है? और जो बच्चा ऐसे सब आंसर डालता है फिर उसके डाउट भी आते हैं ना कमेंट में, तो मैं उन डाउट को डील करता हूँ। हाँ तो कमेंट में लिखना, तो मेरे से कनेक्शन बनेगा। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको और आगे ले जाना स्टोरी को। ओके, अब तू एक बात को गौर नहीं किया, यहाँ तक तो सब मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे तो वेक्टर आ गया ना, तो डायरेक्शन देना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल देना पड़ेगा। हाँ, ये डायरेक्शन वाला रह गया था। ये तू स्क्रीनशॉट ले रहा था ना, तब मैंने वीडियो पोस्ट किया और देखा तो ये वेक्टर का गलती दिखा। ठीक है, ओके। अब सुन, अब थोड़ी और डिस्कशन है इसमें, है अच्छी डिस्कशन है, टेंशन नहीं ले। ये मिटा रहा हूँ सब, है ना, इनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बहुत इजी लगा रहे थियरी, छोटे बच्चों जैसा। ठीक है दोस्त, अब एक और बात हो जाए, क्या हो जाए, इसकी ड्राइंग की भी अभी ज़रूरत नहीं, अभी सिर्फ मैथमेटिक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बायो-सावर्ट के इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है, ऐसा बताओ। अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है, हमको पता है, छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन है, लेकिन उनको चाहिए किस इक्वेशन पर से लाओ। तो चल प्रूव टेस्ला फ्रॉम बायो-सावर्ट इक्वेशन। चलो तो बायो-सावर्ट का इक्वेशन लिख लो, dB इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया टेस्ला। कहाँ से हो गया, टेस्ला प्रूव करना है। ठीक है, ये म्यू 0 का यूनिट तो लेना पड़ेगा वहाँ से,
टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। अच्छा 4 पाई का तो यूनिट होता नहीं है, ये करंट का हो गया एम्पियर, ये डीएल का हो गया मीटर, ये आर का हो गया मीटर और ये हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, एम्पियर एम्पियर कौन, मीटर 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 क्यूब कौन, आ गया ना टेस्ला। यस, हो गया प्रूफ। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, लेकिन पूछते हैं तो फिर उस वक्त लिखने को जमता नहीं कि क्या लिखूं, तो इतना तो एटलीस्ट तो लिख सकता है ना। ठीक है दोस्त, अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कि डीबी के रिस्पेक्ट में समझाओ हाउ मच 1 टेस्ला इज। ये रहा क्वेश्चन, हाउ मच 1 टेस्ला इज विथ रिस्पेक्ट टू डीबी। कोई गल नहीं जी, अब भी करते हैं। तुझे इतना तो मजा आया ना वीडियो में, ये सब नया नया देख के आनंद आ रहा है ना, मैग्नेटिज्म के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, थोड़ा कम कनेक्शन बन रहा है, तो बाकी के 7 लेक्चर देख क्या तू दिल से इन्वॉल्व हो जाएगा इस चैप्टर में। मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं बच्चे को चैप्टर के अंदर डुबाना चाहता हूँ कि वो चैप्टर के अंदर डूब जाए, अपने आप को इन्वॉल्व करे, तब ये पढ़ाई तेरी लाइफ में कहीं काम आएगी, सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड नहीं रह जाएगी पढ़ाई, है ना। चल दोस्त, तो 1 टेस्ला को समझते हैं। सिंपल है, ये देख, ये फॉर्मूला गौर से देख। पहले तो ना इसको इजी फॉर्म में लिखते, देख ये वेक्टर वेक्टर निकाल देते हैं। हाँ तो यार आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, एक एक आर कैंसिल हो गया तो हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब देख ये तेरा आई 1 एम्पियर हो, लेंथ भी 1 मीटर हो, थीटा तेरा 90 हो और डिस्टेंस भी 1 हो, तो 1 1 1 और ये थीटा 90 है तो ये भी 1, तो 1 1 ये सब कुछ 1 हो जाए तो लिख कि इफ करंट इज 1 एम्पियर, डीएल इज 1 मीटर, थीटा इज 90 एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 मीटर, इन दैट केस dB becomes म्यू 0 अपॉन 4 पाई, dB becomes म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ओके, अब म्यू 0 क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई, कैंसिल, तो फाइनली अपने पास क्या बचता है, dB इज इक्वल टू 10⁻7 टेस्ला, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट तो टेस्ला ही आएगा ना। हाँ, अब इसको इधर लेके ऊपर ले ले तो 10⁻7 dB इज इक्वल टू 1 टेस्ला। यस, ये बोलना चाह रहा था क्वेश्चन कि dB के रिस्पेक्ट में 1 टेस्ला कितना होता है, तो dB के रिस्पेक्ट में 1 टेस्ला इज इक्वल टू द 10⁻7 टाइम्स ऑफ dB is 1 Tesla. But in this situation, when the current is 1 ampere, length is 1 meter, distance is 1 meter away and theta is 90, in that case, in that situation, in that particular scene only, 1 Tesla is equal to the 10⁻7 times of dB. Yes, आया मजा। तो फिर तो पिक्चर अभी बाकी है रे, खत्म नहीं हुआ अभी। स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा ले ले। ओके, अब दोस्त थोड़ा स्पेशल केसेस, तूने स्क्रीनशॉट तो लिया ना, तो यहाँ का मिटा रहा हूँ मैं, ये सब नहीं चाहिए अपने को। अब थोड़ा स्पेशल केसेस पे बात करते हैं। 2 स्पेशल केसेस हैं और स्पेशल केसेस थीटा और पोजीशन से ही बनते हैं कि हम वायर को ऐसा रखेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा डिस्टेंस लेंगे तो ऐसा होगा, वो स्पेशल केस होता है। तो चल, थर्ड एक्स्ट्रा डिस्कशन इज स्पेशल केसेस। व्हाट आर स्पेशल केसेस? तो पहला और दूसरा 2 ही केस है। पहला केस, थीटा 90 हो जाए तो अरे साहब थीटा 90 हो जाए तो साइन मैक्सिमम हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाए। यस, इफ थीटा 90 in that case dB becomes maximum. But what if theta becomes 0, dB also becomes 0? इसका मतलब ड्राइंग से समझना पड़ेगा। देख, जैसे ये रहा अपना आर्बिट्ररी शेप का वायर, रुक थोड़ा अच्छा ड्रॉ करते हैं। ये रहा वायर, ठीक है। उस वायर में यहाँ पे अपन ने स्मॉल कंपोनेंट लिया था ऐसे, राइट, डीएल का। ओके, अब इस स्मॉल कंपोनेंट का एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये डीएल का डायरेक्शन है, इधर डीएल का डायरेक्शन है, और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे तूने डीबी फाइंड किया था, है ना। एंगल क्या बन रहा था, थीटा, इस डीएल के साथ। अब मान ले तेरा एंगल 0 है, एंगल 0 है तो ये कम हो गया। अरे मैं बोलूँ इससे छोटा एंगल है तो छोटा एंगल लेना है, तो मान ले ऐसा सीन हो गया, आर इधर आ गया, लेकिन एंगल बिल्कुल ही 0 है, उसका मतलब आर तेरा इसी लाइन पे आएगा, मतलब ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना उसके एक्सिस पे ही आएगा आर।
हाँ मतलब एक्सिस पे ही आएगा और अंदर आएगा। हाँ तो यहाँ पे एक धांसू इंफॉर्मेशन बन गया ना कि वायर के अंदर जो एक्सिस होता है, ये रहा वायर, तेरा अच्छे से ड्रॉ कर ऐसा, ये रहा वायर, वायर के अंदर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो। यस, दिस इज द एमसीक्यू। वायर के हम बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशल केस में बोल देते हैं कि सर थीटा जीरो है ना तो साइन जीरो ना तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बट कौन सी जगह जीरो, किधर जीरो? वायर के अंदर एक्सिस पे। ये ड्राइंग से समझ में आया मेरे को? हाँ, ये हो गए इसके स्पेशल केस। अब इसमें कूलम्ब के लॉ को भी कनेक्ट किया है तो 2-3 पॉइंट उस पर भी है, तो चलो आ जाओ, देखो कंपैरिजन करते हैं। दिख रहा है कैमरा मैन यहाँ पे? कूलम्ब वर्सेस बायो सावर्ट। इसमें सिमिलरिटी के भी पॉइंट लिखने, सिमिलरिटी के पॉइंट लिखने और दोनों के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंसेस भी लिखने, कंपैरिजन भी लिखना है। तो सिमिलरिटी तो सिंपल यही है ना कि कूलम्ब में भी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था और इसमें भी अपॉन आर स्क्वायर है, मतलब दोनों इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के लॉ है, ये दोनों में सिमिलरिटी है। और एक और है, ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस एरिया, लॉन्ग डिस्टेंस फील्ड के मामले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फील्ड्स। यस, ये हो गए सिमिलरिटीज। अब डिफरेंस पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? देख, कूलम्ब का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बायो सावर्ट का फॉर्मूला क्या है? आईडीएल। लिखने की इतनी जल्दी रहती है ना मुझे, आराम से लिखो ना सर। आईडीएल कहाँ गया? ये रहा, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं ना ये दोनों 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो वो तो सिमिलरिटी हो गई। अब डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि कूलम्ब्स लॉ डिपेंडिंग ऑन चार्ज विच इज स्केलर, हाँ, बट मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट डिपेंड्स ऑन आइडियल विच इज वेक्टर। ये फर्क है सबसे बड़ा, ये स्केलर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब कूलम्ब के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? तो देख, जैसे थोड़ा धांसू है, समझना मजा आवे ऐसा है। कूलम्ब के अकॉर्डिंग जैसे ये अपना चार्ज रखा है और इस पॉइंट पे तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना, तो चार्ज और इस पॉइंट को कनेक्टिंग डायरेक्शन में ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जानते हैं हम। लेकिन बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है कि आइडियल के डायरेक्शन में ही है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। ये कहाँ आ गया बे? हाँ, डीएल और आर से एक प्लेन बनाना पड़ता है, उस प्लेन में स्क्रू को रखते हैं राइट हैंड से, स्क्रू को घुमाते हैं तब वो स्क्रू प्लेन को परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन दिखाता है, समझा? तो इसमें जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड स्क्रू लॉ से लेते हैं, राइट हैंड स्क्रू लॉ से लेते हैं, सीधा ले नहीं लेते कि चार्ज और पॉइंट के डायरेक्शन में जोड़ दो, ऐसा नहीं होता है, राइट हैंड स्क्रू लॉ से लेते हैं। समझा कि नहीं समझा? तो ये डिफरेंसेस हैं 3-4 नोटिसेबल, और ये 2 सिमिलरिटीज हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चल अब स्क्रीनशॉट ले ले फाइनली, 1, 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब वीडियो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, मुझे लगा कि 4-5 मिनट और डालते हैं, है ना? हाँ, तो है एक क्वेश्चन बायो सावर्ट, आई होप तुझे पसंद आया, सारी डिटेलिंग की है मैंने, बायो सावर्ट में कुछ नहीं छोड़ा, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे बात कर ली अपन ने, ठीक है? अब तू अच्छा इसका नोट्स बनाना, और जब भी वीडियो देखने बैठे ना दोस्त, तो अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ, जैसे मैं बोलता हूँ, जो मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चर में लिखता जा, जल्दी याद रहता है, मेमोराइज होता है, फिर दोबारा वीडियो नहीं देखने का बार बार, हाँ, फिर वो नोटबुक और पेन से रिवाइज करने का, तो मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा ही है अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है उसके हिसाब से। चल दोस्त, अब तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एप्सिलॉन 0 को तो हम जानते हैं, म्यू 0 आज नया इंट्रोडक्शन हुआ, तो इन दोनों का कनेक्शन लाइट की स्पीड के साथ क्या है, वो रिलेशन स्टैब्लिश करना है। 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट। पहले तू पूरा ना हिस्ट्री तो सर्च कर लेते हैं, चलो आ जाओ हिस्ट्री पे बात करते हैं, मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम एप्सिलॉन 0 को यहाँ से जानते थे कि k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलम्ब के फॉर्मूले में, यस यस, तो इसको ले ले ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/k। अब k का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ जानते हो ना, यस।
अब म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का तो स्टोरी मिल गया। अब म्यू जीरो को आज ही देखा हमने क्या कि म्यू जीरो इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, ठीक है। और सी को भी जानते हैं, लाइट का स्पीड मीन्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा ये सारी ऐसा ही वैल्यू ही है, हाँ, तो यूनिट का कोई चक्कर नहीं है। क्लियर? अब देख रिलेशन सेट करते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एप्सिलॉन जीरो इंटू म्यू जीरो, अरे अच्छे से लिखो ना साहब, कौन सा जल्दी है। एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो, एक काम करो, एप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो को ब्रैकेट में लिख। अब दोनों को है ना 4 पाई सेट कर दे। इधर 4 पाई से मल्टीप्लाई किया तो इधर हम 4 पाई से डिवाइड कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते बबुआ? कर सकता है, ठीक है। तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो है उकर वैल्यू का आवत है 1/9 इंटू 10⁻⁹ आ गया। अब ये म्यू जीरो का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ पता है हमको, और नीचे 4 पाई ऑलरेडी है, ये कैंसिल। -7 को नीचे डाल दें तो ये हो गया 16। कितना जल्दी रहता है मुझे, सॉरी हाँ 10⁻16। अच्छा ये 9 है तो 3, ये 16 है तो 8, ये हो गया स्क्वायर। इसको तो जानते हो c है, तो ये हो गया 1/c²। और इधर क्या था अपने पास एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो, है ना, इजी इजी। सिर्फ ये स्टार्टिंग पॉइंट क्लिक होना चाहिए। अब देख फाइनल स्टेज, c² इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो। स्क्वायर हटा ले तो ये आ गया रूट में एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो। बोल आया मजा कि नहीं आया मजा? तो फिर यार ले ले स्क्रीनशॉट ले ले पहले। ये सब रफ वर्क में, इतना ही क्वेश्चन तो तेरा यहीं चल रहा है। ओके दोस्त, मजा आया तो कमेंट बॉक्स में लिख कि सर मजा आ गया। अपने दोस्तों को भी बता, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, ठीक है। टेक केयर, बाय।